वेलकम टू द न्यू लेक्चर गाइस फॉर ऑफ डीसी मशीन। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आपके इसके नोट्स पीडीएफ नोट्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेट्स चाहिए क्वेश्चंस के, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है डीसी मशीन के अंडर, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई डू वी नीड टू कंट्रोल द स्पीड। तो देखिए, मोटर किस काम में आती है? मोटर काम में आती है किसी भी लोड को ऑपरेट करने के लिए। और लोड हमेशा क्या होता है? घटता या बढ़ता रहता है। तो लोड के अकॉर्डिंग हमें डीसी मोटर की स्पीड को भी घटाना या बढ़ाना होता है। उसी स्पीड के घटाने या बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? स्पीड कंट्रोल, राइट। तो यहाँ पे कितनी तरह की स्पीड कंट्रोल होती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ईएमएफ क्या होता है? E इज इक्वल टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60A। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब पोल्स कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट है। तो ये पूरे टर्म को हमने रिप्रेजेंट कर दिया के एम से। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एम, सॉरी फ्लक्स कहां से कांस्टेंट हो गया? फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा ना, ये P कांस्टेंट है, 60A, और ये Z कांस्टेंट है। ये मिला के हमें मिल गए Km। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5N। और मोटर के केस में इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फॉर मोटर ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है? EA, इसको EA कर लीजिएगा। EA इज इक्वल टू VT माइनस IA RA। अगर ये की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिल जाएगा? Km 5N इज इक्वल टू VT माइनस IA RA। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VT बाई Km 5 माइनस IA RA अपॉन Km 5। तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू VT माइनस IA RA अपॉन Km 5। अब यहां से आपको क्या देखने से पता चल रहा है कि स्पीड को हम कितने टर्म्स से कंट्रोल कर सकते हैं? हम टर्मिनल वोल्टेज को वेरी करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लक्स को वेरी करके या कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्या हम आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। आर्मेचर करंट को हम इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आर्मेचर करंट डिपेंड करती है लोड पे, और लोड घट रहा है या बढ़ रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। तो तीन चीजों को वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से चीजें? वोल्टेज, रेजिस्टेंस और फ्लक्स। तो इसीलिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए तीन मेथड हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, हेडिंग डाल लीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। पहला क्या हो जाएगा? फ्लक्स कंट्रोल, इसी को फील्ड कंट्रोल भी बोलते हैं। फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसी को फील्ड कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तीसरा, वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है
वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो हर मशीन के लिए हम तीनों मेथड अप्लाई करेंगे। हर मशीन मतलब सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, शंट मशीन और सीरीज मशीन, इन्हीं तीनों का बेसिकली हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अब देखिए फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड पढ़ने से पहले कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले होता है कांस्टेंट पावर ड्राइव। कांस्टेंट पावर ड्राइव, राइट। तो ये वो ड्राइव होती है जिसमें पावर कांस्टेंट होता है, आगे काम आएगा, राइट, याद रखिएगा इसे। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू स्पीड। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो यहाँ पे टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, स्पीड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होना चाहिए वो है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, अगर टॉर्क हमारा कांस्टेंट है तो पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसको लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको पता होना चाहिए, वो है बेस स्पीड। बेस स्पीड क्या होती है, बेस स्पीड मोटर की वो स्पीड कहलाती है जब मोटर अपने रेटेड वोल्टेज और रेटेड फील्ड करंट पे काम कर रहा होता है। बेस स्पीड is the speed of motor at which it will be working at rated terminal voltage and rated field current। मतलब जब हम किसी मोटर को जितनी उसकी रेटिंग है उस पे ऑपरेट करा रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी आपकी मोटर है, उसकी वोल्टेज रेटिंग है 230 वोल्ट और फील्ड करंट है 5 एम्पियर। तो उस मोटर में अगर हम 230 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई देते हैं और 5 एम्पियर की करंट जो है वो फील्ड से फ्लो हो रही है, तो इन दोनों कंडीशन पे जो स्पीड होगी हमारी मोटर की उसे बोलेंगे बेस स्पीड। बेस स्पीड से ज्यादा अगर स्पीड है तो हम क्या बोलेंगे, एबव बेस स्पीड। बेस स्पीड से कम अगर स्पीड है तो हम क्या बोलेंगे, बिलो बेस स्पीड। तो चलिए देखते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो पहली मोटर कौन सी है, पहली मोटर है हमारी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। फ्लक्स कंट्रोल या फील्ड कंट्रोल फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन बनती कैसे है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर से सेपरेट होती है। ये आर्मेचर है, ये है आर्मेचर सर्किट। ये है फील्ड सर्किट। तो ये मेथड का नाम क्या है, फील्ड कंट्रोल मेथड। यानी कि हमें
फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करना है। तो अगर हम फील्ड फ्लक्स को वेरी करना चाहते हैं तो फील्ड करंट को वेरी करना पड़ेगा। अगर हम फील्ड फ्लक्स को वेरी करना चाहते हैं तो हमें फील्ड करंट को वेरी करना पड़ेगा। वेरी करना पड़ेगा मतलब घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। तो फील्ड करंट को हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी हमारी रेटिंग है फील्ड करंट की, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे बताया आपको 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट हम नहीं दे सकते, क्योंकि 5 एम्पियर से अगर हमने ज़्यादा करंट दिया तो फील्ड वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फील्ड करंट को घटाते हैं। तो फील्ड करंट को घटाएंगे कैसे, उसके लिए हम लगाते हैं एक रिहोस्टेट। ये फील्ड सप्लाई है, इसके लिए हम लगाते हैं रिहोस्टेट, जिसे हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं। फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अगर हमने फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो फील्ड करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। IF डिक्रीजेस, यहां से फ्लो हो रही है हमारी IF। अगर फील्ड करंट कम हो गई तो फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अब हमें पता है कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू स्पीड। तो अगर यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो EMF भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, IA इज इक्वल टू VT माइनस EA अपॉन RA। तो अगर EA डिक्रीज हो रहा है तो आर्मेचर करंट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से दो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, पहला तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, दूसरा आर्मेचर करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इज डिक्रीजिंग एंड आर्मेचर करंट इज इंक्रीजिंग। हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये जो पूरा टॉर्क है ये कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आर्मेचर करंट है वो डोमिनेट करता है हमारे फ्लक्स से, राइट। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आर्मेचर करंट विल IA विल डोमिनेट विथ रिस्पेक्ट टू फाई। मतलब फाई में जितना डिक्रीमेंट हो रहा है उससे ज्यादा आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा टॉर्क क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको समझिए, अगर इसमें आपको डाउट है कि आर्मेचर करंट डोमिनेट कैसे हो रहा है, तो एक छोटा सा डेरिवेशन मैं करके बता देता हूं। आर्मेचर करंट क्या होता है, VT माइनस EA डिवाइडेड बाई RA। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू VT माइनस, ये हमने क्या निकाला था, KM फाई N, याद करिए, KM फाई N डिवाइडेड बाई RA। तो अगर हम इस आर्मेचर करंट को वेरी कराते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्स, DIA बाई D फाई, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है, जब आप इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर U बाई V के मेथड से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस KM N बाई RA। तो इसका मॉड ले लीजिए, तो अगर DIA बाई D फाई का जो मॉड है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर हम फ्लक्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो जो करंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। इसीलिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्स क्या है, एक से बड़ा है। स्मॉल चेंज इन फ्लक्स
will result in more change in flux, sorry, more change in current। यानी कि फ्लक्स में जो डिक्रीमेंट है वो थोड़ा सा हो रहा है, बट आर्मेचर करंट में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आर्मेचर करंट में जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल टॉर्क हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक चीज आप मुझे बताइए, एक्सेलरेशन, हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है मोटर टॉर्क या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस लोड टॉर्क, अगर मोटर हमारी कांस्टेंट स्पीड पे वर्क कर रही है। इफ आवर मोटर इज वर्किंग एट कांस्टेंट स्पीड, वर्किंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो आप मुझे बताइए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। देन एक्सेलरेशन 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो जो मोटर टॉर्क है वो लोड टॉर्क के बराबर आ जाएगा। बट ऊपर हमने क्या देखा कि जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज हो रहा है ज्यादा विथ रिस्पेक्ट टू डिक्रीमेंट इन फ्लक्स। ये डेरिवेशन मैंने आपको कराया। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि फ्लक्स कम डिक्रीज हो रहा है, बट जो आर्मेचर करंट है उसमें इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। राइट, ये टॉर्क कौन सा वाला टॉर्क है, ये मोटर टॉर्क है। तो अब यहां से मुझे बताइए, इसको इक्वेशन सेकंड अगर हम मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मोटर टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो जो स्पीड है वो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। और एक और चीज, एक और एक्सप्रेशन हमें पता है कि आर्मेचर करंट क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस ई ए अपॉन आर ए। यहाँ पे देखिए ईएमएफ बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट क्या है, डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट, आर्मेचर करंट डिक्रीज हो रहा है। अब 2 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर स्टार्टिंग का लेक्चर आपने देखा होगा। पहला, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, आर्मेचर करंट भी डिक्रीज हो रहा है, तो टॉर्क हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम जानते हैं पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू स्पीड। तो टॉर्क हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो पावर क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। राइट, तो ये मेथड क्या है, कांस्टेंट पावर मेथड। अब यहां पे आ जाइए, आर्मेचर करंट डिक्रीज हो रहा है, आर्मेचर करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मोटर का टॉर्क डिक्रीज हो रहा है, मोटर का टॉर्क डिक्रीज हो रहा है। मतलब स्पीड जितनी इंक्रीज हुई थी, सॉरी, जो टॉर्क जितना इंक्रीज हुआ था स्टार्टिंग में वो अब डिक्रीज हो गया। याद है यहाँ पे टॉर्क इंक्रीज हुआ था फिर स्पीड इंक्रीज हुई थी, तो वही टॉर्क हमारा डिक्रीज हो गया, तो स्पीड जो है वो फिर से डिक्रीज हो गई और अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ गई।
So steady state condition reached again, but at higher speed. बट एट हायर स्पीड, आप चेक कर सकते हो स्पीड हमारी इंक्रीज हो चुकी है। तो अगर स्पीड हमारी इंक्रीज हो चुकी है तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? इस मेथड को हम बोलेंगे एबव बेस स्पीड कंट्रोल मेथड। तो दो चीजें याद रखिएगा इस मेथड के बारे में। दिस मेथड इज एबव बेस स्पीड कंट्रोल मेथड। दूसरा, इट इज कांस्टेंट पावर ड्राइव। पावर ड्राइव, करेक्ट। तो अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड, हमने क्या किया था स्टार्टिंग में? आर्मेचर करंट को, सॉरी फील्ड करंट को डिक्रीज किया था, जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स डिक्रीज हो गई थी। अब हम जानते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। फ्लक्स डिक्रीज हुआ, स्पीड इंक्रीज हो गई, सही है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। तो अगर फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो टॉर्क डिक्रीज हुआ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टॉर्क। टॉर्क डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज, पावर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये शॉर्ट मेथड है ये, बट जो ऊपर मैंने बताया वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पावर ड्राइव और एबव बेस स्पीड कंट्रोल। और ये जो मेथड है वो सेम है शंट मोटर के लिए। दिस मेथड is same for shunt motor as well. शंट मोटर के लिए भी ये मेथड उतना ही एप्लीकेबल है जैसा हमने देखा। तो तीसरा हम देखते हैं केस 3। केस 3 हमारा क्या है? फ्लक्स कंट्रोल इन सीरीज मोटर। केस 1 क्या था? फ्लक्स कंट्रोल फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। केस 2 क्या था? फ्लक्स कंट्रोल फॉर शंट मोटर। और केस 3 हमारा है फ्लक्स कंट्रोल इन सीरीज मोटर। फ्लक्स कंट्रोल इन सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर में आप सभी को पता है कि जो रेजिस्टेंस है या जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाई जाती है, उसे हम सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। तो अब देखिए पहला मेथड, इसमें भी 3 मेथड आते हैं, टोटल 3 मेथड्स आर देयर फॉर फ्लक्स कंट्रोल इन सीरीज मोटर। पहला मेथड है फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल। फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड। इसमें क्या है? बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा आर्मेचर है। अब जो फील्ड वाइंडिंग है हमने क्या लगाया है? आर्मेचर के साथ सीरीज में। यहां से हम दे रहे हैं वोल्टेज सप्लाई। यह है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है हमारा ईएमएफ। और ये है सीरीज वाइंडिंग, या इसे फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि हमने इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाया है, इसलिए इसे सीरीज वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। अब फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा है? ये सीरीज वाइंडिंग। तो इसमें हमने लगा दिया एक शंट स्विच, करेक्ट। जब हमने शंट स्विच लगाया, ये रेजिस्टेंस क्या है? वेरिएबल।
यहां से हमने सप्लाई दिया VT, यहां से करंट जा रही है IL। अब हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को, ये स्विच को क्लोज किया, इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। तो इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने की वजह से हुआ क्या, IL में से काफी करंट यहां से पास होके चली गई, और जो जो करंट इस सीरीज वाइंडिंग से पास हुई वो बहुत ही कम थी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने की वजह से IL यानी कि लाइन करंट में से ज्यादातर करंट इससे पास होके चली गई, और इस सीरीज वाइंडिंग में कम करंट गई जिसको फ्लक्स जनरेट करना है। तो अगर फ्लक्स कम हुआ तो क्या हो गया, स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई। तो ये मेथड हम यूज करते हैं सीरीज मोटर में। दूसरा मेथड, हमें कुल मिला के करना क्या है, एक चीज पे फोकस करना है कि जो फ्लक्स जनरेट हो रही है उसे कैसे कम किया जाए। दूसरा मेथड सीरीज में क्या होता है, टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड। टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड, इसे कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर सर्किट पूरा, ये फील्ड रेजिस्टेंस या फील्ड वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें टैपिंग कर देते हैं। जैसे ये पहला टर्मिनल निकाल दिया हमने, ये दूसरा टर्मिनल निकाल दिया, ये तीसरा टर्मिनल निकाल दिया, ये चौथा टर्मिनल निकाल दिया। तो अब जो हम सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं VT, वो ये नीचे वाला टर्मिनल तो फिक्स रहेगा, ऊपर का टर्मिनल हम वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 से जोड़ दिया ऊपर वाली सप्लाई, तो टोटल लाइन करंट क्या है, इस पूरी वाइंडिंग से होके चला जाएगा, राइट। मतलब फ्लक्स उतना ही जनरेट हो रहा है जितना पहले होना चाहिए था, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, MMF की वजह से जनरेट। MMF क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे नंबर ऑफ टर्न्स लिए हुए हैं। अगर टर्मिनल वोल्टेज को 1 से कनेक्ट किया है, अब मान लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज को 3 से कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को हम 3 से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए यहां से जो करंट जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इसने कम नंबर ऑफ टर्न्स को फेस किया। नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए, MMF कम हो गया, जिसकी वजह से फ्लक्स हमारी डिक्रीज हो गई और स्पीड इंक्रीज हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से करके हम स्पीड को घटाया बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर हम चौथे नंबर पे टर्मिनल वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं, तो स्पीड एट फोर्थ टैपिंग इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो ये आप जिस भी स्पीड पे ऑपरेट करना है आप बढ़ा सकते हो, करेक्ट। थर्ड मेथड, थर्ड है सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग। सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग। यहां पे हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। ये आर्मेचर सर्किट बना लिया हमने, अब हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक सीरीज वाइंडिंग थी, अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर देखिए एक सीरीज वाइंडिंग हमने लिया था, अब इसी को दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और यहां से दे दिया हमने सप्लाई, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज।
यहाँ से करंट जा रही है IA, यानी कि आर्मेचर करंट या लाइन करंट कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रही है वो सीधे आर्मेचर में जाएगी, क्योंकि सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है। ये RA प्लस माइनस इंड्यूस्ड EMF। अब मान लेते हैं पूरी सीरीज वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे वो NSE थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NSE/2, NSE/2। तो यहाँ पे टोटल MMF कितना होगा? टोटल MMF होगा NSE/2 से करंट कितना है IA प्लस NSE/2 से करंट कितना है IA। तो यहाँ पे टोटल MMF क्या हो जाएगा NSE/IA, राइट। अब इसी फील्ड वाइंडिंग को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है NSE/2, NSE/2, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये इंड्यूस्ड EMF EA, यहाँ से हमने टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई किया, यहाँ से करंट जा रहा है आर्मेचर की तरफ IA, बट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया IA/2, IA/2। तो यहाँ से टोटल MMF बताइए कितना है? MMF क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। नंबर ऑफ टर्न्स है NSE/2 मल्टीप्लाइड बाई IA/2 प्लस NSE/2 मल्टीप्लाइड बाई IA/2। टोटल MMF कितना हो गया यहाँ पे? MMF इज इक्वल टू NSE/IA/2। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो MMF है वो कितना हो गया? हाफ हो गया। MMF हाफ हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब MMF क्या जनरेट करता है? फ्लक्स। फ्लक्स हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो स्पीड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गया, राइट। अब चलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल पे। ये मेथड हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसका मतलब ये जो मेथड है ये कांस्टेंट पावर मेथड है और एबव बेस स्पीड कंट्रोल मेथड है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे हम। दूसरा मेथड हम देखते हैं क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम कंट्रोल करेंगे। पहली मोटर कौन सी थी? सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है? फील्ड हमारी अलग से लगी होती है, फील्ड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आर्मेचर सर्किट। अब आर्मेचर के सीरीज में हमने लगा दिया एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है। ये फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये कितना है? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब हम जानते थे स्पीड इज इक्वल टू क्या था? VT माइनस IA/RA अपॉन KM/5। तो अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी कर दें, राइट, अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। या एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दे तो टोटल रेजिस्टेंस आप देखिए RA प्लस R एक्सटर्नल हो गया, मतलब टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? EA and phi is directly proportional to EA, तो N is directly proportional to EA by phi। EA क्या होता है? VT
माइनस आई ए आर ए अपॉन 5। अब आर ए के साथ हमने एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई 5। सेपरेटली एक्साइटेड में हमने फील्ड रेजिस्टेंस के साथ या फील्ड सर्किट में कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब हमारी जो फील्ड फ्लक्स होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। ये वाली फ्लक्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल, राइट। अब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो हमारा जो ईएमएफ है या जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई। ठीक, यहां से ये हमें पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा, स्पीड डिक्रीज हो गई। ईएमएफ क्या होता है, ई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो जो ई ए है वो भी डिक्रीज हो गया, करेक्ट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है मोटर का, तो ईएमएफ इक्वेशन होता है ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। यहां से आई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी टी माइनस ई ए बाई आर ए। हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया है, सो वी टी माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर एक्स्ट्रा। तो आर्मेचर करंट कितना हो गया, वी टी माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर एक्स्ट्रा। आर एक्स्ट्रा हमने लगाया तो ये बढ़ गया, और जो ईएमएफ है हमारा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ईएमएफ डिक्रीज हो रहा है तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ उतना ही डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हुआ। तो क्या हो गया, आई ए कांस्टेंट, आर्मेचर करंट हमारा हो गया कांस्टेंट। हम जानते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। अब अगर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, फ्लक्स हमारा आर्मेचर करंट अगर कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट कांस्टेंट है ना इस एक्सप्रेशन से, और फ्लक्स हमारी वैसे ही कांस्टेंट है क्योंकि फील्ड सर्किट से हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो मशीन बिहेव्स एज अ machine behaves as a constant torque drive। और ये मेथड क्या है, बिलो बेस स्पीड कंट्रोल मेथड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड को हमने डिक्रीज कराया है। सो दिस मेथड इज, सो इट इज बिलो बेस स्पीड कंट्रोल मेथड। करेक्ट। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने लगाया है उसमें लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड के लिए हमने देखा, तो शंट के लिए भी ऑलमोस्ट ये मेथड सेम रहेगा। सीरीज में देखते हैं, सीरीज में हम इसे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। आर्मेचर सर्किट, सीरीज रेजिस्टेंस या फील्ड वाइंडिंग, और यहां पे हमने लगा दिया आर एक्स्ट्रा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा फॉर सीरीज,
प्लस माइनस यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये सीरीज रेजिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम दे रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे जा रहा है हमारा आर्मेचर करंट। तो ये हो जाएगा VT माइनस IA RA प्लस RSE प्लस R एक्स्ट्रा। तो इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की वजह से टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से EA हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है उसका ये है कि टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से IA स्क्वायर RA लॉस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसीलिए ये मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। ऊपर आप यूज कर सकते हो अगर आपको बिलो बेस स्पीड की जरूरत है, क्योंकि ऊपर हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है वो अलग है, तो कुछ रेजिस्टेंस कम हो सकता है। नेक्स्ट मेथड हमारा है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।